हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेके आए हैं आपके लिए। प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित कोई भी कैसा भी सवाल आ जाए, यानी कैसा भी आंकिक प्रश्न आया बिना फॉर्मूला के, आप उसका हल कर सकते हैं बिना फॉर्मूला के। ओनली आपको मेरी बातें सुननी है, फॉर्मूला बिल्कुल रटना नहीं है। फॉर्मूला चुटकियों बनाओ, किसमें जाना? चुटकियों में। ये ध्यान रखना, बस मेरी बात सुननी है आपको। मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा तो हिंदी बात सुननी है, कभी भी न्यूमेरिकल जैसी बात करूंगा नहीं कि जिससे रट रही ऐसी बात आ जाए। और ये आपके ये वाले जो आर्टिकल आज का लेक्चर है, इसमें से आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये ध्यान रखना, 1 साल लग जाते हैं। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में 4 नंबर दे रहा हूँ। आपको मैं एक वीडियो में ओनली 20 मिनट की वीडियो बैठेगी, कितनी बैठेगी, उसमें आपको 4 नंबर। बहुत बड़ी बात है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? देखिए, एक होता है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें होता है रिफ्लेक्शन। एक होता है अपवर्तन, जिसमें किरण का होता है आर पार निकल जाए। अब देखिए, मैं नंबर 1 और नंबर 2 की बात करूंगा बस। ये मान लिया आपका एक अपवर्तक पृष्ठ है। देखो, पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद तो करूंगा न्यूमेरिकल। फॉर्मूला होगा रटवा दूंगा, आपको तो कर लोगे, लेकिन कंसेप्ट सिखाऊंगा तो कर पाओगे, मतलब वो क्वेश्चन बिना फॉर्मूला से। ठीक है, और आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेंगे आपको ये मान लिया क्या अपवर्तक पृष्ठ क्यों अपवर्तक इसलिए क्योंकि इसमें किरण आर पार निकल। इसका मतलब होता है किरण आरम पार जान निकलना, यानी आरम पार, आरम मतलब एक से दूसरी ओर निकल जाना। ठीक है, एक ओर से दूसरी ओर। अब मान लीजिए ये भी, अब जब ये परावर्तित पृष्ठ बन जाएगा तो इसके 2 माध्यम बन जाएंगे, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। यदि फर्स्ट वाला सेकंड वाला माध्यम एक ही है तो प्रकाश की किरण जो आवेगी वैसी रास्ता निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि सूर्य की किरण निकल के आती है वायु से, तो वो सीधी निकल के आती है, सीधी। अब मान लीजिए जब सूर्य की किरण पानी में जाती है तो कुछ अपना माध्यम चेंज कर देती है, तिरछी हो जाती है। ये माध्यम मान लिया मैं, अब देखिए, विरल उसे कहते हैं, जो विरल उसे कहते हैं, एक होता है सघन माध्यम। ये 2 माध्यम, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। ठीक है, अब ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। ठीक है, ये परावर्तित पृष्ठ है। अब जैसे कोई भी किरण, प्रकाश किरण यहां से जो आ रही है आपकी, यहां आ रही है, जो किरण आती है उसमें होता है आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसे? आपतित किरण, किरण। ठीक है, जो चलिए उसे कहते हैं परावर्तित, नहीं इसमें कहेंगे अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण, क्यों अपवर्तक हो रहा है ना इसमें। अब देखिए, जब कोई, हम जानते हैं जब कोई किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में आएगी तो वो अवलंब की ओर झुक जाएगी। अवलंब डालिए यहां पर परपेंडिकुलर। अब अवलंब कौन सा? ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये अवलंब को झुक जाएगी, मतलब सघन मतलब समीप आना। क्या करना है? समीप आना। तो ऐसे न जाकर ये इस तरह से मुड़ जाएगी। किसमें? इस तरह से मुड़ जाएगी। वे जाना चाहिए सीधे, लेकिन अपने मार्ग से तिरछी हो गई। क्यों? माध्यम चेंज हो गया, क्यों? सघन माध्यम है जी, विरल माध्यम है। ठीक है, यदि ऐसा हो जाए, इसे बोलेंगे अपवर्तित। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। ठीक है, किरण। इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपकी किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। ये मान लीजिए सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो किरण आपकी इसमें आ रही है। ये होता है परावर्तक बिंदु, होता है ये होता है, सॉरी, अपवर्तक बिंदु, अपवर्तक पृष्ठ। मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब जब कोई किरण सघन माध्यम विरल माध्यम का होता है, अविलंब से दूर चलेगी। कहां? अविलंब से दूर चलेगी। जाना चाहिए ऐसे ऐसे, तो ये दूर चली जाएगी, मतलब अविलंब से दूर चली जाएगी। अविलंब नाम दिया रहा है, क्या है? अविलंब। और अविलंब होता है 90 डिग्री का, यानी ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री का, यानी कोण। बात समझ में आ गई आपको? आने आई? ठीक है, तो ये होता है इसमें विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल में सघन आएगी तो ये क्या होगी? समीप आ जाएगी, और जब सघन से विरल में आएगी तो दूर चली जाएगी।
छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। तो ये डायग्राम बता दिया आपको मैंने कि ये क्या आपका एक बेरल माध्यम है, तो ये क्या है, क्यों समीप आ रही है, क्या होगा, सघन माध्यम है। ठीक है, पहचान लोगे ना आप, जब वो किरण पास आ रही है बोले सघन माध्यम होगा, जो आप दूर जा रही है तो बेरल माध्यम होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करना है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हमारा आर्टिकल ये है समझने के लिए। अपवर्तनांक को दिखाते हैं एन से, यानी किसे दिखाते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमारी। ठीक है, एन से दिखाएंगे इसे अपवर्तनांक को। ठीक है, अब ये बताइए, एक और ध्यान रखना, आप मैं बता रहा हूं आपको कि प्रकाश की जो चाल होते हैं वो होते हैं आपके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, पढ़ाई हम करेंगे बाद में, क्योंकि हमें बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन करने हैं, हमें अपना तरीका भूलना नहीं है। हमने पहले कर दिया थंबनेल पर कि बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन हल करने हैं। तो मैं आपसे कुछ फिजिकल बात करना चाहता हूं, आपसे कुछ आपस बात करूंगा कि ये बताइए, सघन मतलब क्या, सघन होता है, सघन होता है जिसमें कण पास पास हो, वो सघन कहलाते हैं। देखिए, सघन किसे कहते हैं, देखिए सघन कहेंगे, बिरल कैसा होता है, दूध, क्या ये बिरल है, क्या ये बिरल है, और ये सघन है। बताइए, यदि इसमें तो कोई जाना चाहेगा तो न्यो कैसे निकल जाएगा, न्यो इसमें नहीं जा पाएगा, इसे यहां रुक जाएगा। ये क्या है, ये सघन माध्यम है। तो हमें ये देखना है, सघन माध्यम में ये कण होते हैं वो पास पास होते हैं। क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ये भी सघन माध्यम होगा, लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में होगा। मैंने एक और ले लिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां से, लेकिन इसके सापेक्ष में तो ये विरल माध्यम हो गया, लेकिन ये सघन माध्यम हो गया। मतलब एक दूसरे के अकॉर्डिंग होते हैं ये, मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या है ये सघन माध्यम, इसके अकॉर्डिंग क्या है ये विरल माध्यम। बात समझ आ गई। इसके देखा जाए तो इसके कर पास पास है, इससे देखा जाए तो सघन माध्यम हो गया। इससे तुलना करेंगे तो इसके कर दूर दूर है, तो ये सघन माध्यम हो गया। बात समझ आ गई ना आगे। हम तुलना करके देखते हैं दूसरे से कि सघन माध्यम विरल माध्यम है। अब मान लीजिए पांच, सॉरी क्या बोल गया मैं, पांच क्यों बोलता हूं उसमें, जैसे कांच और जल, कांच और जल में कौन सा हो सकता है, कांच हो सकता है सघन, कि कांच में कण बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, जबकि जल में नहीं होते इतने नजदीक। तो एक दूसरे के, अब मान लीजिए वायु और जल ले लीजिए, तो वायु के सापेक्ष जल कैसा होगा, विरल होगा, और वायु के सापेक्ष कांच कैसा, जल कैसा होगा, सघन होगा। बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं। तो हर किसी के रेस्पेक्ट में होता है, यानी कि हर किसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो बात ध्यान रखना कि मैं ये नहीं कह रहा कि विरल माध्यम रहेगा ये वाला, इसके सापेक्ष तो सघन हो गया ना, इसके सापेक्ष विरल माध्यम हो गए। तो ये बात समझ में आ गई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं विरल और सघन में। ठीक है, अब विरल में क्या होता है कि इसके कण दूर होते हैं और सब पास होते हैं। तो हम देखते हैं जिसके कण नजदीक नजदीक होंगे, जिसके कण नजदीक होंगे, जिसके कण नजदीक नजदीक हो, नजदीक दूसरे की तुलना तुलना में, जिसके कण नजदीक नजदीक हो लेकिन दूसरे की तुलना में हो, जिसके कण दूसरे की तुलना में, हिंदी सही से लिखी जा रही है इसमें, मैं ऐसा सही से लिख दूं, जिसके कण दूसरे की दूसरे के दूसरे की नहीं दूसरे के तुलना में नजदीक हो, उसे सघन माध्यम कहते हैं। यानी पॉइंट, अब ये देख लिए को देख लिए, जिसके कण
दूसरे के दूसरे की तुलना में दूर दूर हो, दूर दूर हो, उसे विरल माध्यम कहते हैं। भाई मैं आपको समझ आ रहा हूँ, आपको जरूरी नहीं है, बस समझिए कि जिसके कण दूसरे तुलना में दूर दूर होवे तो वो हो जाएगा विरल, जिसके कण दूसरे तुलना में पास पास हो वो कहलाएगा सघन। देखिए इसकी तुलना में तो सघन माध्यम है, इसकी तुलना में विरल माध्यम, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। ये हिंदी टाइप है, आपको समझाना पड़ेगा तभी आप कर सकते हैं बिना फॉर्मूला के न्यूमेरिकल, ठीक है। अब जिसके कण नजदीक होंगे उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, उसका अपवर्तनांक कितना होगा, ज्यादा होगा। और जिसके कण दूसरी तुलना में दूर दूर होंगे तो उसका अपवर्तनांक कम होगा। ये बात ध्यान रखना। ज्यादा क्यों होगा, देखिए अपवर्तनांक होता है कि किरण कितनी मुड़ रही है। अब यदि ये कांच है, ये वायु है, तो किरण जितनी मुड़ेगी उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी दूर जाएगी तो उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। गिने पॉइंट, मतलब किरण के पास मतलब आ जाने से अपवर्तनांक ज्यादा हो जाता है, दूर जाने से कम हो जाता है। तो जितने कण ज्यादा होंगे इसमें तो इस कण को ज्यादा मोड़ेंगे, इसके कण ज्यादा होंगे इसमें तो इसको ज्यादा मोड़ेंगे, और ज्यादा तभी मोड़ पाएंगे जब इसके कण नजदीक नजदीक हो, ठीक है। अब इसे देखिए, इसके कण दूर दूर है तो इसके कण नहीं मोड़ पाएंगे, इसके कण नजदीक होने के कारण इसके कण को मोड़ेंगे। और कौन मोड़ रहा है, कण, तो कण नजदीक होते हैं तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं कि यदि सघन माध्यम में अपवर्तनांक ज्यादा होता है और विरल माध्यम में अपवर्तनांक कम होता है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। देखिए अपवर्तनांक है, मैं आपसे पहले इसको बात कहना चाहता हूं कि अपवर्तनांक को हम तीन टाइप से निकालें। कितने टाइप से, तीन टाइप से निकाल सकते हैं। कितने टाइप से, तीन टाइप से इसे निकाल सकते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ, जो भी है हम वो कहते हैं इसे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स, ठीक है। मतलब तीन टाइप से इसे हम निकाल सकते हैं, मतलब इसका अपवर्तनांक होता है तीन टाइप से निकाल सकते हैं। नंबर वन देखिए कौन सा है, देखिए अपवर्तनांक सघन माध्यम ज्यादा होता है, विरल का कम होता है। गिरने पर बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। इसको समझने से पहले एक बात ध्यान रखिए, क्या बात ध्यान रखिए, देखिए जो पहले नंबर ही सुन लो, पहला नंबर क्या है। हमको ये बताइए, हमको ये बताइए, हमको ये बताइए कि विरल माध्यम में कौन ज्यादा होता है, सघन माध्यम में कौन ज्यादा होता है। क्योंकि विरल माध्यम कौन ज्यादा होता है, देख क्यों, ये कौन इतना है और ये कौन इतना है, तो कौन किसमें ज्यादा होता है, विरल में। क्योंकि विरल में किरण फैलती है, किरण में क्या होती है, किरण फैलती है, और किरण फैलने से एंगल बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो एंगल होता है वो विरल में कम होता है, सघन में, विरल में ज्यादा होता है, सघन में कम होता है, ठीक है। तो एंगल होता है यानी कोण, कोण विरल में ज्यादा होता है। देख रहे हो ना, विरल में ज्यादा ही होगा, सघन में कम होगा, सघन में कम होगा, तो समीप आ रही है ना, तो कोण कम हो जाएगा। विरल में ज्यादा होता है कोण, सघन में कम होता है। अब देखिए क्वेश्चन होगा चुटकियों में, ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए कि कोण विरल में ज्यादा होता है, तो होता है ये विरल में तो ज्यादा ही होगा। सघन में पास आते किरण, किरण मुड़ जाती है ना, तो ये किरण पास आ गई, पहले एंगल इतना था अब इतना हो गया, किरण पास आ गई, पहले एंगल आपको इतना होना चाहिए वैसे रियल में, ये इतने रह गया एंगल, तो छोटा हो गया ना एंगल, तो सघन में कम होता है। और वायु है विरल में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बार बार, कि कौन होता है विरल में ज्यादा होता है, सघन में कम होता है। आप समझ होंगे बात, देखिए ये बात क्यों बता रहा हूं आपको, देखिए अब ये बताइए जब भी कोई किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा ज्यादा ही होता है। ठीक है, जब भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका जो अपवर्तनांक होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक 1 से बड़ा होता है। ठीक है, क्यों होगा? इसका कम इसका ज्यादा, तो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। देखिए, तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम तो हमेशा अपवर्तनांक 1 से ज्यादा ही होगा। अब देखिए, हमें कोण दे दिया इसने, ये मान लिए ये आई कोण होता है, ये आर कोण होता है, ये वाला, ये हमें दे दिया उसने 60 कोण। कितना दे दिया? 60। ये दे दिया आपको 30। ठीक है, कितना दे दिया? 30। क्यों? एंगल कम हो रहा है ना, सघन एंगल कम हो गया, 60 आ रहा था अब 30 हो गया, क्यों? पास आ गई किरण। ठीक है, हमें निकालना है इसका अपवर्तनांक। क्या निकालना है? अपवर्तनांक। क्या निकालना है? देखिए, अपना समर क्या होता है? एन। क्या निकालता है? एन। तो एन लिखना है। ठीक है, आपको फॉर्मूला तो याद नहीं है, क्या करें आप? सुनिए, ये पहला कोण का होता है? आई होता है, तो पता होगा आपको, ये वाला आर होता है। ठीक है, और हम पता है साइन से ही होता है ना, आप पता है जया होती है साइन, ध्यान रखना, साइन का होता है। ठीक है, साइन का लगता है फॉर्मूला इसमें, जया साइन। ठीक है, अब ये देखिए कि हमें अपवर्तनांक ज्यादा चाहिए अपवर्तनांक, क्योंकि हमें पता है किरण सघन माध्यम में जा रही है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपके कि हमें अपवर्तनांक ज्यादा होना चाहिए। तो अपवर्तनांक कब ज्यादा होगा? जब कोण 60 ऊपर रख जाए और नीचे वाला जो कोण छोटा वाला नीचे आ जाए तो ज्यादा हो सकता है। ये वाला ऊपर आ जाए कोण, इसको आप ऐसे लिख दो, ऐसे साइन 30 और साइन 60, तो ये कोण हमें जो आप देख रहे हो ना इसे, ये हमेशा 1 से कम ही होगा। ये क्यों होगा? क्यों? नीचे संख्या बड़ी ऊपर छोटी, हमेशा 1 से छोटा आएगा। हमें पता है कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती तो उसका अपवर्तनांक 1 से ज्यादा होता है। तो 1 से ज्यादा तभी होगा जब आप इसे ऊपर रखो, इसे नीचे रखो। मतलब समझ गए इसे कि साइन आई होता है ऊपर वाला कोण, आई अपॉन साइन आर रख दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्यों? हमेशा मान जब कोई किरण विरल माध्यम सघन माध्यम जाती है उसका अपवर्तनांक हमेशा 1 से ज्यादा होता है। तो 1 से ज्यादा कब होगा? जब बड़े वाले ऊपर रख दो, नीचे वाला छोटा वाला नीचे रख दो, तो मान हमेशा ज्यादा हो जाएगा 1 से। 1 से ज्यादा हो जाएगा। देखिए, साइन आई कितना है? 60। ये कितना है? साइन 30 आर कितना है? 30 रख दिए, कितना आ गया? √3/2। ये कितना हो गया? 1/2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया? √3 आ गया। 1 से ज्यादा है ना, ये 1 से ज्यादा ही, √3 आ गया। तो इस तरह से फन के फॉर्मूला याद हो गया ना? हो गया था। ये क्या है? इसमें कुछ नहीं है। जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तनांक 1 से ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि किरण इकट्ठी हो रही है ना, 1 से ज्यादा होगा। हमें पता है 1 से ज्यादा कब होगा? जब बड़े वाले को ऊपर रख दो, छोटे वाले को नीचे रख दो। क्वेश्चन देख के ही आपको और सीधे से देखना है, याद नहीं करना कुछ आपको। बड़े वाले ऊपर रखना, छोटे वाले नीचे रख देना है, आंसर 1 से ज्यादा आएगा। देखिए, अब इसको थोड़ा उल्टा कर दो, ऐसे ये ऐसा बोल देता, यदि कोई किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो क्या हुआ? एंगल दूर हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। यदि कोई किरण सघन से विरल में जाएगी क्या होगा? इस तरह से बन जाएगा। तो हमेशा जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो किरण अवलंब दूर भागेगी। क्या वो दूर भागेगी? और दूर भागेगी तो उसका अपवर्तनांक हमेशा 1 से कम होगा। क्या होगा? 1 से कम। तो देखिए n इक्वल साइन, अब देखिए साइन तो लिख दिया, आई आर कैसे लिखेंगे? देखिए, जब कोई किरण सघन से विरल में जा रही है, यानी उल्टी, मैंने इसका रिवर्स कर दिया, और हमें मान चाहिए जब कोई किरण विरल से सघन से विरल में जाएगी तो उसका अपवर्तनांक 1 से कम हो जाएगा। 1 से कम तभी होगा जब 30 ऊपर रख दें और 60 नीचे रख दें। बड़ी वैल्यू को नीचे रखिए, छोटी वैल्यू को ऊपर रख दीजिए। इसका क्या होगा? तो उसका आंसर हमेशा 1 से कम ही हो जाएगा, क्योंकि छोटी वाली ऊपर, बड़ी वाली नीचे। क्या होगा? आंसर छोटा ना आएगा। देखिए क्या रखेंगे, तो क्या रख देंगे यहाँ पर? 30/60 क्या हो गया? देखिए, तो 1/√3, सॉरी 1/√3 कहाँ होगा इसका? 1/2, और ये हो गया √3/2। इससे कट गया, कितना आ गया? 1/√3 आ गया, जो कि 1 से छोटा है। तो ध्यान रखना है कि जिसके साथ पूछता है
ये देखिए किरण कहाँ जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो सघन का अपवर्तनांक एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा कभी तभी होगा तो एंगल बड़ा वाला ऊपर रखा जाए, छोटा नीचे रखा जाए, तो साइन आई पर साइन रख देना है और ये आपका इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप आपका ध्यान रखना, ये पहला स्टेप है और ये स्टेप ये वाला ध्यान रखना चाहिए, हर चीज में काम आएगा। जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है अब उसका अपवर्तनांक एक से ज्यादा होगा, और जब कोई किरण सघन से विरल में जाएगी तो उसका अपवर्तनांक एक से कम हो जाएगा। आप कुछ भी करिए लेकिन इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखोगे क्या है ये चुटकियों में, जब सघन से विरल में जाएगी किरण तो एक से कम होगा और विरल से सघन में जाएगी तो एक से ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना। ये बात ध्यान रखोगे जिनमें कभी भी असफल होगा सफल रहोगे इस कंसेप्ट पर, ये ध्यान रखना। अब देखिए अब हम बात करने वाले हैं, वो तो आपका बन गया फॉर्मूला, यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला कैसे बने आपका, एक बन गया मैंने n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, ये जो बन गया आपका फॉर्मूला। नंबर 2 की स्टेप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं देखिए, नंबर 2 पर सवाल करने से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जो जल का प्रतीक होता है, जल का प्रतीक क्या होता है, जल का होता है वाटर, और कांच का होता है गिलास, और वायु का होता है एयर, और ठोस का होता है सॉलिड, और लिक्विड का होता है जिसे कहते हैं तरल, इसे कहते हैं लिक्विड यानी एल। तो ये प्रतीक है, ये आप ध्यान रखना इस चीज को, ये प्रतीकों का ध्यान रखना, प्रतीकों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतीक। मैं जल लिखूंगा डब्ल्यू लिखूंगा, कांच लिखूंगा जी लिखूंगा, वायु लिखूंगा ए लिखूंगा, ठोस लिखूंगा तो एस लिखूंगा, एस माने सॉलिड, तरल लिखूंगा लिक्विड लिखूंगा। तो आपको इसमें क्या, ये तो पता है ना आपको, वाटर गिलास कांच, जैसे गिलास तो मुंह पे लगवाते हैं ना बहुत, गिलास तो जी होता है। चलो बात समझ में आ गई, अब आप कांच बात कीजिए आप, ठीक है, ये तो हो गया। अब ये देखिए, अब पहले से दिया था एंगल, अब देखिए अब क्या देगा आपको, मान लिया आपकी कोई किरण वायु से मतलब विरल से सघन में आ रही है, क्या आ रही है, वायु से सघन में आ रही है तो पास आ जाएगी, ठीक है। अब पहले एंगल हुई, अब होता है अपवर्तनांक, इसका मान लिया n1 है, इसका मान लिया n2 है, अपवर्तनांक मान लिया इसका कुछ है n1 n2, कुछ तो कुछ होगा ना वायु का अपवर्तनांक, हाँ। और ध्यान रखना वायु को जो अपवर्तनांक होता है वो एक होता है, कितना होता है, एक, वायु का होता है हमेशा एक होता है अपवर्तनांक, और हीरे का होता है, हीरा होता है, हीरा का होता है 2.42, ये होता है हीरे का अपवर्तनांक। पेपर पूछ लेता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, ध्यान रखना बहुत सिंपल है, ठीक है, वायु को एक होता है। अब देखिए पहले बात हुई एंगल की, अब एंगल ना देकर आपको देगा अब अपवर्तनांक, इसका दे दिया n1, इसका दे दिया n2, ये विरल है ये सघन माध्यम है, ठीक है। हमें ये बताइए जब कोई किरण विरल से सघन में आती है, जब कोई किरण विरल से सघन में आती है तो अपवर्तनांक हमेशा एक से ज्यादा होगा, मैंने पहले बोला है इस बात को कि जब कोई किरण विरल से सघन में जाती है तो उसका अपवर्तनांक हमेशा एक से ज्यादा होगा। तो ये बताइए कि n2 जो लिखा हुआ है उसका और n1 लिखा हुआ उसका अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक दिया हुआ है इसने, इसका ज्यादा होगा अपवर्तनांक, कांच का ज्यादा होता है सघन का, और वायु का कम होगा अपवर्तनांक, इसका ज्यादा होगा। ज्यादा किसका है, कांच का अपवर्तनांक, इसका कम है, हमें आंसर चाहिए एक से बड़ा, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा कब हो सकता है, बड़ा वाला ऊपर रख दो छोटा वाला नीचे रख दो, तो आंसर आया एक से बड़ा। जब कोई किरण विरल से सघन में जाए तब, बात समझ आएगी, जब कोई किरण विरल से सघन में जाएगी तो उसका अपवर्तनांक हमेशा एक से ज्यादा होगा, और इसका अपवर्तनांक एंगल दिया इसने, अब क्या दिया अपवर्तनांक, तो एक साथ तभी होगा, इसका इस वाले ज्यादा होगा इस वाले का कम हो, क्यों, वायु का कम होता है और कांच का ज्यादा होता है। इसको क्या लिखेंगे, n इक्वल n2 अपॉन n1, बताइए क्यों, n2 का ज्यादा होगा ना, कांच का ज्यादा होगा और वायु कम होगा, तो मैं लिखूंगा n2, क्यों मुझे एक से बड़ा चाहिए मान मुझे, क्योंकि जब कोई किरण विरल से सघन में जाएगी तो मान मुझे एक से ज्यादा मिलेगा, विरल से सघन तो अपना एक से ज्यादा होगा, ठीक है।
हाँ, यदि ऐसा होता कि यदि कोई किरण सघन से विरल में जाती तो एक से कम होता। तो इसका इसका विलोम कराएंगे अभी, पहले इसका देखिए जब कोई विरल से सघन में जाए तब। देखिए ये देखना चाहते हैं कि जब कोई किरण विरल से सघन में जा रही है तो किसके सापेक्ष जा रही है, किसके सापेक्ष, मैंने पहले आपको बात की थी, किसके सापेक्ष जा रही है, मतलब ये सघन माध्यम किसके सापेक्ष है, इसके सापेक्ष, इस सापेक्ष, इसके सापेक्ष। मान लीजिए कि ये विरल, मान लीजिए विरल है आपका वायु, क्या है ये वायु है विरल, और ये मान लिया वो जल है, क्या है ये सघन, मान लीजिए जल है, ठीक है। तो ये जल है, जो सघन माध्यम है वो किसके सापेक्ष है, सघन, आपके वायु के सापेक्ष सघन है ये, किसके सापेक्ष है, वायु के। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, तो वायु के सापेक्ष, यहां लिखना चाहूंगा टॉपिक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्योंकि जिसका इसका जो अपवर्तन निकाला जाएगा वो किसका, मतलब किसके सापेक्ष निकाला जाएगा, इससे वायु के सापेक्ष है। तो मैंने क्या लिखा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, बात समझ आ गई। क्या होगा, ये होगा इसका n2 अपॉन n1, ठीक है। ये बहुत सिंपल बात है कि जब कोई किरण विरल से सघन में आएगी, पहली बात होती है एंगल की, अब बात कर रहा है अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक हमेशा आपको अब ये दे देगा, वो n5 दे देगा, ये कुछ दे सकता है n, आपको क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा। तो इसमें क्या है कि n2 ज्यादा होगा सघन का, विरल कम होगा। जब कोई किरण इससे इसमें जाएगी तो मान बढ़ेगा, और मान बढ़ेगा तो मान तभी बढ़ सकता है, इसका मान ऊपर रख दें, इसका मान नीचे रख दें। तो तभी लिखा है कि इसका मान जो बढ़ रहा है वो इसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, बस समझ आ गई, इसका मान बढ़ रहा है, इसका अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। तो मैंने कहा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इसको मैं जल का वायु के सापेक्ष, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको मैं इस तरह से लिखता हूं। इधर हिंदी देखिए, हिंदी चेंज होगी, देखिए वायु के सापेक्ष कांच जल का अपवर्तनांक, इस तरह लिख लीजिए। ये जल का वायु के सापेक्ष, इस तरह से एक ही बात, मतलब जल का पूछ रहा है किसके सापेक्ष है, जल का वायु के सापेक्ष पूछ रहा है, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये देखिए एक ही हिंदी है, ठीक है, ध्यान रखना, पेपर में आप हिंदी इस तरह से मिल सकती है आपको। तो जल का वायु सापेक्ष, ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए जिसके सापेक्ष पूछता है उसे लिखता है पहले, जिसका पूछता है उसे लिखता है बाद में। बात समझ आई ना, देखिए समझ आई आपको, वायु के सापेक्ष पूछ रहा था जल का, तो वायु को n बनाना था, यहाँ पे बना जाएगा। जिसके सापेक्ष पूछा उसे लिखेंगे पहले, जिसका पूछता उसे लिखेंगे बाद में, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे इसने पूछा है वायु, तो यहाँ पे कौन है, वायु ए आ जाए यहाँ पर, दूसरे में कौन है, जब यहाँ पे डब्ल्यू वाटर, तो यहाँ कौन आ जाएगा वाटर, यहाँ पे आ जाएगा ए, बस यहाँ एक से लिया था यहाँ पे, अब जी यहाँ पे क्या आ गया, ये डब्ल्यू आ गया, ये आपका ए आ गया, मतलब ये आपका डब्ल्यू, सॉरी ये ए आ गया, ये आपका डब्ल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो क्या जल अपॉन वायु, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन कराएंगे इसके ऊपर, ये भी समझ में आएगा आपको। अब मान लीजिए कि इसका अपवर्तनांक, मान लीजिए कोई वायु है, कुछ भी है, इसका मान लिया आपका 1 है, ठीक है, इसका मान लीजिए इसका अपवर्तनांक 2 है, तो हमें इसका निकालना है। तो क्या निकालेंगे, ए एन डब्ल्यू कितना आ जाएगा, एन डब्ल्यू कितना दिया आपको, एन डब्ल्यू 2 दिया हुआ है, वाटर का कितना दिया, और वायु कितना दिया, एयर का 1 दिया हुआ है, कितना आ गया 2, जो 1 से बड़ा है तो सही है, ठीक है। क्यों, जब किरण विरल से सघन में जा रही है तो 1 से बड़ा ही तो आएगा। तो ये भी आपका क्या फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है, आपका फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। एक क्वेश्चन कराएंगे इसके ऊपर ही और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये आप ध्यान रखना इसको। ये आपको याद होंगे, जल का डब्ल्यू होता है, कांच का जी होता है, वायु का ए होता है, ठोस का एस होता है, तरल का एल होता है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, तो ध्यान रखना, जब कोई किरण सघन से, सॉरी विरल से सघन में आती है तो सघन का ज्यादा होता है, विरल कम होता है। और हमें जब कोई किरण विरल से सघन में जाएगी तो अपवर्तनांक बढ़ेगा तभी बढ़ सकता है, जब सघन को ऊपर रख दे, विरल को नीचे रख दे। तो इसको मैंने ऊपर रखा तो माने इसको बढ़ तो ज्यादा आ गया। अब इसको उल्टा कर देते तो 1 से छोटा ना आ जाता है, ठीक है। अब इसको यही समझ लिए दोबारा सभी आर्टिकल को। यदि ऐसा होता, यदि आपकी किरण
ये सघन होता और ये विरल होता। तो ये विरल होता, मान लिया आपका N1 है, ये N2 है, तो यदि केवल इसमें से, तो इससे दूर चली जाती, क्या होती, दूर जाती विरल में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब किसके सापेक्ष, मतलब ये विरल माध्यम है किसके सापेक्ष है, सघन माध्यम के सापेक्ष। तो मैं करेंगे विरल माध्यम सघन माध्यम सापेक्ष है। अब दूर जा रहा है, ठीक है, अब ये बताइए दूर तो जा रहा है, अच्छी बात है, तो इसका मान मतलब घटना चाहिए बढ़ना चाहिए, एक से कम हो ज्यादा होगा, एक से कम होगा, क्योंकि जब कोई सघन से विरल में जा रही है तो मान एक से कम ही होगा, एक से कम, एक से कम तभी होगा। इस वाले को आप रख दो नीचे, इस रख दो ऊपर, और मान रख दो 1n2। देखिए फॉर्मूला वही है, देखो सेम टू सेम। ये बात समझ आ गई ना आगे आपको। तो ध्यान रखना, जब कोई किरण जिस माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है उसको रखते हैं ऊपर, उसे रखते हैं नीचे, कहानी खत्म। आंसर तभी ज्यादा हो सकता है जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन में जा रही है, सघन को ऊपर रखिए, विरल को नीचे रख दीजिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? क्वेश्चन करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसे करेंगे चुटकी में। देखिए फिर लिखना है दिया है, बस जी तो लिखना पड़ता, दिया है तो दिया लिखना पड़ेगा आपको। क्या कर दिया वो देखिए, वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल और कांच, मतलब क्रम से दिए हुए हैं। पहले दिया इसने वायु के सापेक्ष जल दे दिया इसने ये वाला, और ये दिया कांच का, दोनों दे दिया इसने। देखिए वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.2 व 1.3 व 1.2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या देखिए, जल का कांच के सापेक्ष। ठीक है, अब देखिए वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। मैंने कहा जिसके सापेक्ष कहता है उसे कहां पेन लिखना है, तो वायु मतलब A N। वायु के सापेक्ष किसका पूछ रहा है, जल का, W कितना आ रहा है, वायु के सापेक्ष जल का कितना है 1.3, बताइए। फिर वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का कितना है, गिलास, गिलास कितना, कांच को कितना है 1.2 है, बताइए। मैंने आपसे कहा था कि जिसके सापेक्ष कहते हैं उसे लिखिए पहले, जिसका पूछता उसे कहता बाद में। तो वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक था वो 1.3 आ गया था। आप निकालते थे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं आप, NW/N तो जबकि इसने दे दिया आपको, ये इसने आपको लिख के दे दिया, आपको 1.3 दे दिया है, तो ये आपको दे दिया 1.3, ये आपको दे दिया, आपको निकालने की जरूरत नहीं, दे दिया आपको। पूछ रहा आपसे जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना हुआ, मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहता है उसे पहले लिखिए, जिसका पूछता उसे बाद में लिखिए। पूछ रहा जल का, लिखिए W, तो क्या लिख देंगे NW/NG, NW/NG। देखिए ये सवाल कैसा है मुझे नहीं पता, मैं बता दूंगा चुटकी में आंसर कितना आएगा, आंसर बता सकते हो कितना आएगा। देखिए जब कोई किरण गिलास से यानी कांच से वायु में जा रही है तो अपवर्तनांक हमेशा एक से कम ही तो आएगा, आंसर आ चुका, एक से कम ही आएगा, चेक कर लेना। मतलब जब कोई आपकी किरण है आपकी उसमें वायु में आ रही, जल में आ रही है, जब कोई गिलास से किरण, यानी गिलास है और कोई किरण आपकी वाटर में आएगी, दूर जाएगी, क्या होगी, दूर जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि वाटर है वो कांच से विरल होता है, कांच के कण बहुत पास होता है जबकि उसके दूर दूर होते हैं। तो अब देखिए, तो जिसके साथ पूछा उसे पहले लिख दिया, जिसका पूछा जा रहा है उसका, ठीक है, और मान हमेशा इसका एक से कम ही आएगा। देखिए NW कितना है, NW कितना है इसमें, ये रहा 1.3, ये कितना है 1.2, कितना हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2.3 हो, कितना आ गया कितना आ गया, चेक कर सकते आप 0.66। मैंने क्या बोली आपसे, एक से कम ही तो आएगा। ये हम बिना देखे आंसर बताता हूं इसको, बिना पहले वो एक से कम ही आएगा। क्यों, हमें दिख गया था जब कोई किरण कांच से पानी में आ रही है, यानी कांच से जल में आ रही है, तो ये बताइए कि जो जल होता है वो कांच के साथ कैसा होता है, विरल होता है, कांच के कण पास होते हैं जबकि जल के दूर होते हैं। तो आंसर में से एक से कम ही आएगा, आंसर में से एक से कम तभी आएगा जब आप गिलास को रखो नीचे, वाटर को ऊपर, आंसर तभी से कम ही आएगा। लेकिन हमें पता चल गया ऊपर रखना W पे, आपको नहीं पता हो तो ध्यान रखना है कि आंसर में से एक से कम आए, आंसर एक से कम तभी आएगा
जब गिलास रखेंगे नीचे और वाटर रखेंगे ऊपर, आंसर आएगा 1 से कम ही। बात समझ आएगी ना? आगे आंसर हो चुका आपका, आगे आंसर। अब हम कर रहे हैं नया लेक्चर, यानी नया नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं अब प्रकाश से संबंधित। देखिए अब हमारा नेक्स्ट है प्रकाश किरण से संबंधित। एक ही टॉपिक ध्यान रखना, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो उसका अपवर्तन हमेशा 1 से ज्यादा होता है। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो उसका अपवर्तन हमेशा 1 से कम ही होता है। ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन अपने आप हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। देखिए किरण, देखिए मान लीजिए दूध चला गया, ठीक है जी, मान लीजिए सघन माध्यम है, ये मान लीजिए विरल माध्यम है, ठीक है, कुछ ही हो, ठीक है, बता रहे हैं आपको। ये कोण इतना आई, ये कोण आ रहा है, ठीक है। पहले हमने बात की थी कोण पर, फिर हमने किसका अपवर्तन, अब बात कर रहे हैं चाल पर। क्या चाल पर। अब देखिए ये बताइए, जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो उसका अपवर्तन हमेशा 1 से कम ही तो आएगा, 1 से कम ही आएगा। पॉइंट, बात समझ आई ना क्या कह रहा हूं मैं? बात समझ आ रही है आपको? जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो उसका अपवर्तन हमेशा 1 से कम ही आएगा। सुनिए, जिसका निकात था उसे हम कहते हैं एन, एन कहते हैं, उसे पता होता है, ठीक है। अब इसमें दो चाल होते हैं, एक तो होते हैं सघन माध्यम चाल, यानी ये सघन माध्यम चाल कितने वाली वी होती है, कितने होते हैं वी। और प्रकाश चाल किससे दिखाता हम? प्रकाश चाल दिखाते हैं हम सी से, ठीक है। जो सघन माध्यम चाल, मान ली कोई किरण सघन माध्यम में जा रही है, पानी में जा रही है, तो उसकी चाल कुछ अलग होगी और वायु कुछ अलग चाल होती है। तो वायु कितनी चाल उतनी होती है, वायु में होते चाल इसकी लिखाई अभी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होती है वायु में। कांच की कुछ अलग होती है, ठोस के कुछ अलग होते हैं, मतलब हर किसी अलग अलग होते हैं, लेकिन वायु होते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब जी देखिए कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है, अब बात कर रहे हैं किरण की, और तब मान क्या होगा, 1 से कम होगा। क्या होगा मान? 1 से कम होगा, हो नहीं होगा? 1 से मान कम तभी होगा जब बड़े वाले को नीचे रख दिए, छोटे ऊपर रख दिए। तो किरण का मान, कौन किरण का मान ज्यादा होता है? हम कि वायु का मान ज्यादा होता है, क्योंकि वायु किरण बहुत जाती है स्पीड में, तो जिसका मान ज्यादा होता है नीचे लिख लिए, इसका मान ज्यादा होता है, सी से लगाएंगे इसे, सी से। जिसका कम होता है तो ऊपर लिखिए, किसका कम होता है? माध्यम का, तो वी लिख दिए, तो बन गया फॉर्मूला। देखिए हमें तो भाई आंसर 1 से कम ही तो लाना था हमें, 1 से कम, 1 से कम तभी आएगा जब बड़े वाला रखो नीचे, कहां रखना है? बड़े वाला रखो नीचे, बड़े वाले को, छोटे वाले को ऊपर, आंसर में से 1 से कम ही आएगा। अब 1 से लाना है, ऊपर रखिए बड़े वाले, नीचे रखिए छोटे वाले को, आंसर में से 1 से बड़ा ही आएगा। ये ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखो, बार बार कह रहा हूं उस बात को मैं, बिना देखे फॉर्मूला बनने। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो मान हमेशा 1 से कम ही होगा, करीबन, ठीक है। 1 से कम तभी होगा क्योंकि प्रकाश जो चाल, सी की प्रकाश चाल होती है वो सबसे ज्यादा होती है, वायु में सबसे तेज होती है, पानी में कम होती है, कांच में कम होते हैं, लेकिन वायु में सबसे ज्यादा होती है। और वायु ज्यादा होती है और आंसर लाना में 1 से कम, क्योंकि किरण सघन से विरल में आ रही है, और मान लाना 1 से कम, 1 से कम तभी आएगा जब बड़े वाले को नीचे रख दीजिए, छोटे वाले को ऊपर रख दीजिए, आंसर हमेशा 1 से कम ही आएगा। इसका उल्टा देख लीजिए, जब कोई किरण विरल से सघन में आए, क्या हो? सघन में आए, तो जब कोई किरण विरल से सघन में आएगी तो अपवर्तन हमेशा 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा तभी लिख सकते हैं, n होता है, 1 से ज्यादा तभी हो सकता है जब बड़े वाले रखिए ऊपर, बड़ा वाला कौन है इसमें? प्रकाश चाल C, ऊपर रख दीजिए, माध्यम चाल लिख दिए V, नीचे लिख दिए, तो B की चाल प्रकाश चाल से कम होगी, मान हमेशा ज्यादा होगा 1 से। तो बात ध्यान रखना कि अपवर्तनांक ध्यान रखना कि जब कोई किरण विरल माध्यम सघन में जाती है तो 1 से ज्यादा होता है, और सघन से विरल में जाएगी तो 1 से कम होता है। जब कोई किरण विरल से सघन में जा रही थी तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, और बढ़ेगा तब जब प्रकाश चाल ऊपर लिख दें और उस माध्यम चाल नीचे लिख दें तो मान हमेशा 1 से ज्यादा हो जाएगा। एक क्वेश्चन खत्म, न्यूमेरिकल, एक ही बार में कहानी खत्म। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं और इससे आप अच्छे समझ में आया। देखिए दिया है, पढ़ लीजिए पहले। यदि वायु में प्रकाश चाल इतनी, वायु प्रकाश सीधे दिखाते हैं 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है। ये आपको न देता तो आपको याद होना चाहिए, नहीं देता तो, यदि आपको नहीं देता तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
और जल में प्रकाश चाल ज्ञात करना। जल में प्रकाश चाल कितनी है, जल कितना है, बी बी कितनी दी है प्रकाश चाल 1.5 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड दी है। हमें निकालना माध्यम में चाल कितनी होगी, माध्यम का अपर्णा कितना होगा, हमें एन निकालना। क्या निकालना, एन, मतलब अपर्णा निकाली। कैसे निकाली अपर्णा, एन इक्वल, ये बताइए कि प्रकाश है, प्रकाश कैसे आ रही है कि चाल और जल में प्रकाश संचार है। तो जो प्रकाश है वो कहाँ जा रही है, जल मतलब वायु से कांच में जा रही है, जल में। तो कांच से वायु से जल में जा रही है तो उसका अपवर्तनांक सघन में जा रही है ना, एक से ज्यादा होना चाहिए, एक से ज्यादा तभी होगा। बड़े वाला रख दो ऊपर, छोटा रख दो नीचे, रख दो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड। देखो आपको पता होना चाहिए क्योंकि किरण है वो क्या कर रही है कि वायु से सघन में जा रही है, तो उसका अपवर्तनांक हमेशा एक से बड़ा ही आएगा, एक से बड़ा तभी हो सकता है जब ऊपर रखो बड़े वाले, नीचे रखो छोटे वाले को, जिससे कट जाएगा पॉइंट वाले से 0.15 तीसरा कितना आ गया 2। ठीक है, अब इसे देख लिए, जल में प्रकाश चाल की, प्रकाश की चाल, जल में कितने प्रकाश चाल, इतनी। तो ये क्या होता है, आप यहाँ कर दे क्वेश्चन को में दिया है, देखिए जल में प्रकाश चाल 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। यदि जल का अपवर्तनांक इतना दिया हुआ है तो निर्वात में प्रकाश चाल निकालनी, मतलब उसने वही कर दी ना, दो तीन चीजें होती हैं, तीन में से दो दे देगा एक पूछेगा, मतलब इन तीनों में से दो दे देगा एक पूछ लेगा आपसे। तो इसने क्या दिया आपके पास, जल का जल की चाल दे दी है, इन्हें आपको बी दे दिया इसने 2.25 इंटू 10 की पावर 8 दे दिया आपको मीटर पर सेकंड। अब उसने जल का अपवर्तनांक दे दिया इसने, एन दे दिया इसने आपको 4.3। हमें निकालना है प्रकाश चाल कितनी होगी, सी निकालनी है। तो वो बात आ गई ना, इन दो तीनों में से दो चीज दे दी, एक निकालना है आपको। तो हमें क्या कर दिया, लिख लिए एन इक्वल क्या होता है, सी अपॉन बी होता है। सी एन कितना है इसमें 4.3 और सी कितना है निकालना मुझे, बी कितना है इसमें 2.25 10 की पावर मीटर पर सेकंड होगी यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, मतलब कितना कर लीजिए आप इसे, तो सी को कितना आएगा, कितना करेंगे तो 4/3 इंटू 2.25 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसे डाई जीरो उठा लेंगे यहाँ पर, 25 चौका 25, 25 चौका 100, 25 से काट देंगे। ठीक है, 4 × 4 25 चौका 100, 25 कट जाएगा 25, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 25 अट्ठे 225 ये आ गया। सी का 3 3 9 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये आप ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना कि प्रकाश चाल कितने होते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ही होते हैं। आप सोल्यूशन करना, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसमें से आपको दो चीज देगा तो एक पूछ लेगा, तो जो भी देता है उसमें फर्क दीजिए और आंसर अपने आप आ जाएगा निकल के। ठीक है, अब बात करते हैं, लास्ट रह गया है प्रकाश के उत्कीर्णता। प्रकाश की उत्कीर्णता, प्रकाश की उत्कीर्णता देखिए क्या होता है, रिवर्स। देखिए मैंने आपसे कहा कि 4/3 का उल्टा कितना होगा, मतलब इसका रिवर्स कितना होगा, इसे कहता है रिवर्सिबल। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। समझिए इसको, 3/4 होगा, आंसर आ गया। जब भी सब दिखता है ऐसे, देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा, देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 4/3 है। वायु के सापेक्ष कांच का, अब पूछा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। बहुत छोटा लेक्चर है, ध्यान रखना। देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया इसने, वायु के सापेक्ष कांच कितना दिया इसने 4/3। पूछ रहा क्या है, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु को पूछा जा रहा है। तो इसका उल्टा देखिए, इसका उल्टे दोहरा देखिए, तुरंत उल्टे हो रहा है, ए जी तो जी उल्टा हो रहा है, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए, 3/4 आंसर आ गया जयरथ वाला। बताइए टिक में आएगा क्वेश्चन, ये करके आना आपको। तो जब भी आप है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कैसे भी आ जाए कि कांच के सापेक्ष ऐसा कुछ आ जाए आपके कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इतना है, या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इतना है, तो बताइए
कांच के सापेक्ष जल का कितना होगा उसका तुरंत उल्टा कर देना है। क्या कर देना, उल्टा कर देना है और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो 4.0 3.4 है, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी वीडियो आज समाप्त होती है इस लेक्चर की। आप देखो थोड़ा समरी देना चाह रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं लास्ट में, 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है ओनली बस। देखिए जब कोण की बात होगी, कोण की बात हो, कोण मतलब ये कोण की बात होगी और किरण आपकी विरल से सघन में जा रही है और मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा तभी होगा जब बड़ा वाला एंगल ऊपर रखा जाए, आई ऊपर रखा जाए, आ नीचे रखा जाए, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अपवर्तनांक इसका अपना ज्यादा होगा, इसका कम होगा। जब कोई किरण विरल से सघन में आ रही है तो मान हमेशा 1 से ज्यादा तभी होगा जब इसको ऊपर लिखें और इस वाले को n1 को नीचे लिख दें तो मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा। क्यों, इसका ज्यादा होता है। बात है चाल पर। फिर विरल में चाल ज्यादा होती है, सघन में कम होती है। चाल विरल में ज्यादा होती है, सघन में कम होती है। मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा क्योंकि किरण विरल से सघन में आ रही तो मान 1 से ज्यादा तब होगा जब हम प्रकाश चाल ऊपर लिख दें। मतलब n1 की चाल है तो c ऊपर लिखेंगे और b नीचे लिखेंगे तो इसका जो अपना आगे। तो ये बात ध्यान रखिए ना, आगे बात समझ आई। देखिए तो इस तरह से मैंने फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखो तो बहुत कंसेप्ट फॉर्मूला थे आपके। तो आपको वीडियो पसंद आई हुई, आई होप। तो इसी तरह से फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत धन्यवाद है वीडियो पूरा देखने में। और आपको वीडियो पसंद आती है तो ये जानते हो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब पर चढ़ जाइए। आप समझो क्या करना आपको।